नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। वर्क मोड में मोदी कैबिनेट 3.0, एक्शन में मोदी सरकार लेकिन एजेंडा ढूंढता विपक्ष। इन सभी विषयों पर बात करेंगे और साथ ही साथ बात होगी ओडिशा में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, और आपको बताएंगे कि रद्द नहीं होगी नीट परीक्षा और ना ही काउंसलिंग पर लगेगी रोक। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। एनडीए सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मोदी कैबिनेट का वर्क मोड ऑन। डॉक्टर एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मनोहर लाल, भूपेंद्र यादव, किरेन रिजिजू समेत तमाम मंत्रियों ने संभाला पदभार। प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने का लिया संकल्प। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू को चुना नेता। एनडीए दल में राज्यपाल को आज सौंपेगा समर्थन का प्रस्ताव। शपथ ग्रहण कल। ओडिशा में बीजेपी का परचम लहराने के बाद सीएम के नाम पर मंथन। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में भाजपा विधायक दल की बैठक आज। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मुहर। मंत्रियों के विभागों को लेकर इंडी गठबंधन की टीका टिप्पणी, लेकिन बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चुप्पी पर उठ रहे हैं सवाल। बंगाल में लगातार पोस्ट पोल वायलेंस को लेकर शुभेंदु अधिकारी पहुंचे कोर्ट, तो कर्नाटक में पोस्ट पोल वायलेंस में पीएम मोदी के समर्थक को भीड़ ने उतारा मौत के घाट। और नीट यूजी की परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट का काउंसलिंग पर रोक से इनकार। एनटीए को जारी किया नोटिस, 8 जुलाई से अगली सुनवाई। तो सबसे पहले बात करेंगे वर्क मोड में मोदी कैबिनेट 3.0। लगातार सरकार जो है, मंत्री उन्होंने जो तमाम नए नवोदित मंत्री हैं उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद आज अपने जो पदभार हैं वो मंत्रालयों में पहुंचकर संभाला है और उसके बाद ये काम तेज हुआ है। एनडीए सरकार में विभागों के बंटवारे के बाद मोदी कैबिनेट का वर्क मोड ऑन। अमित शाह, जेपी नड्डा, एस जयशंकर, शिवराज चौहान, भूपेंद्र यादव समेत तमाम मंत्रियों ने संभाला पदभार। पहली बार मंत्री बनने वाले सुरेश गोपी और कीर्तिवर्धन सिंह समेत कई राज्य मंत्रियों ने भी संभाला पदभार। मोदी 3.0 में वरिष्ठ मंत्रियों के विभागों को बरकरार रखा गया है। शिवराज चौहान, मनोहर लाल, एचडी देवेगौड़ा समेत 9 पूर्व मुख्यमंत्रियों को बनाया गया है मंत्री। नए कैबिनेट मंत्रियों ने प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने का लिया संकल्प। मंत्रियों पर पिछली सरकार की योजनाओं की गतिशीलता बनाए रखने की जिम्मेदारी। 100 दिन का एजेंडा पूरा करने के लक्ष्य के साथ काम में जुटे मंत्री। और तमाम मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया है। अश्विनी वैष्णव ने सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कार्यभार संभाल लिया। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश ने एक बार फिर से आशीर्वाद देकर देश की सेवा का मौका दिया है और उनके संकल्पों को वो आगे बढ़ाएंगे। 10 साल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आर्थिक ताकत को 11वें स्थान से 5वें स्थान पर लाए। जन जन के जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लाएं। इसी भावना के साथ
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो आशीर्वाद दिया है जनता ने मोदी जी को, उस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए उसी भावना के साथ, जनता की सेवा की भावना के साथ काम करें। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी एक बार फिर से उनको दी गई है और ये एक बड़े सम्मान की बात है। I really deem it a matter of great satisfaction that in the last decade this ministry under the leadership of Prime Minister Narendra Modi has become a very people-centric ministry. और शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के तौर पर पदभार संभाला। शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर क्या कुछ कहा, ये आपको दिखाते हैं। किसान कल्याण के कामों में लगी है। मुझे कहती हुई खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने कल जो सबसे पहले फैसला लिया वो किसान के हित में ही लिया। किसान सम्मान निधि जारी करने का उन्होंने फैसला किया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है किसानों की आय दुगनी करने का, उसके लिए निरंतर काम हो रहा है। और जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर अपना पदभार संभाला। क्या कुछ कहा उन्होंने इस मौके पर, आइए दिखाते हैं। हमारे देश की औसत आयु 29 वर्ष है, बल्कि उससे भी कम है। तो 29 वर्ष के भारत के सपनों की, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए ये माध्यम है और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट इसे कहा जा सकता है। इसलिए बहुत मुझे खुशी है कि उनके साथ, उनके सानिध्य के साथ मिलकर काम मुझे करना है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा मौजूद हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले आपसे जानना समझना चाहेंगे किस तरह से जो मोदी सरकार के मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया है और वर्क मोड में, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मोदी सरकार के मंत्री, मोदी कैबिनेट 3.0। क्या लक्ष्य है, पहले 100 दिन का लक्ष्य क्या है और किस तरह से इसको पूरा करने की तैयारी है? देखिए निखिल, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यभार ग्रहण किया था नई सरकार के गठन के बाद, तब हमने देखा था कि किसानों के हितों में एक महत्वपूर्ण फैसला 17वीं किस्त किसान सम्मान निधि की फाइल पर दस्तखत करके हुआ। उसके बाद कैबिनेट में 3 करोड़ नए घर पीएम आवास के तहत बनाने का फैसला हुआ। और जब कैबिनेट की बैठक हो रही थी, उसी कैबिनेट की बैठक में विभागों के बारे में भी जानकारी दी गई थी तमाम जो मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि तुरंत काम में जुट जाएं सभी मंत्री और जितनी जल्दी हो सके अपने विभागों का कार्यभार संभाल लें। तो आज हम सुबह 8 बजे से देख रहे हैं, आप तस्वीरों में दिखा भी रहे हैं कि तमाम अहम मंत्री अपने कामकाज संभाल चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग मंत्रालयों में मंत्री जाकर कार्यभार संभाल रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 100 दिन के एजेंडे पर सरकार, जो नई सरकार बनी है, उसके गठन से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खाका बनाया था और तमाम मंत्रालयों को ये निर्देश दिए गए थे कि उस पर आगे बढ़ना है। प्राथमिकता बहुत स्पष्ट है, युवा, गरीब, नारी शक्ति और किसान, इन पर ध्यान दिया जाना है। तो इनसे जुड़े जो मंत्रालय हैं वो 100 दिन में क्या करना चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्रालय, जो बड़े बुनियादी ढांचागत परियोजनाएं हैं या फिर जो नई परियोजनाओं का एक खाका खींचा जाना है, कैसे उस पर आगे बढ़ा जाना है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो विकास की रफ्तार है वो तेज होती रहे और अधिकतम फायदा वंचित तबके को मिले। इसके लिए कल्याणकारी योजनाओं में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि संतृप्तता आए। इसीलिए हम जानते हैं कि पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर, चूँकि कभी बंटवारे के घर में वजह से, कभी परिवार बढ़ने की वजह से ज़्यादा घरों की जरूरत होती है, कुछ गरीब अभी रह गए हैं, तो इसके लिए इस तरह की स्कीम लाई गई है। फोकस इस बात पर है कि निरंतरता तो बनी ही रहे, रफ्तार भी बढ़े, यानी और तेजी से काम मोदी सरकार करे इस नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद। जी बिल्कुल, गतिशीलता बनी रहे और रफ्तार भी बनी रहे, स्केल और स्पीड पर जो एक एक्शन है वो पूरा बना रहे। माफ कीजिएगा, एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई जो मंत्री हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। संसद का सत्र कब बुलाया जा सकता है, सरकार कब अपना जो है बहुमत साबित करेगी, ये सारा जो एक्शन है ये कब दिखाई देगा? ये देखिए, निश्चित तौर पर आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जब नई सरकार का गठन होता है, नई लोकसभा का गठन होता है, तब उसकी एक नई लोकसभा के गठन की एक अधिसूचना जारी होती है।
वो सिफारिशें की जाती है कैबिनेट की तरफ से, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। अब जब विभागों का बंटवारा हो गया है, हम जल्दी ही जानेंगे, उसमें कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स उसका भी गठन हो जाएगा, CCS का गठन हो जाएगा और अनुशंसा हो जाएगी। चर्चा इस बात की है कि 24 तारीख से यानी आने वाले 24 जून से संसद का सत्र हो सकता है 3 जुलाई तक। ये एक अभी इस तरह की खबरें हैं। जब आधिकारिक तौर पर अनुशंसा हो जाएगी और उसकी जानकारी दे दी जाएगी तब ही हम कहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि अब जब भी नई लोकसभा का गठन होता है, नया मंत्रिमंडल गठन होता है, उसके बाद लोकसभा की बैठक सत्र बुलाया जाता है, संसद सत्र। तो उम्मीद यही है कि जून में ही, और जून के एक हफ्ता पहले कम से कम जून में बचा हुआ 24 तारीख से ये सत्र बुलाया जाएगा। इस तरह की खबरें आ रही है। तो अब हम जल्दी ही देखेंगे कि संसद सत्र बुलाकर सरकार अब कामकाज शुरू करेगी। और चूंकि पहला सत्र होगा नई लोकसभा के गठन के बाद, तो हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का भाषण होता है दोनों सदनों के संयुक्त, एक तरह से संयुक्त तौर पर राष्ट्रपति संबोधित करती हैं और बजट भी पेश होगा। चूंकि जब हमने देखा था कि जो बजट आया था, अंतरिम बजट सरकार के गठन से पहले जब अंतिम सत्र हुआ था, तो वो अंतरिम बजट था, यानी एक पूर्ण बजट अब सरकार लेकर आएगी, तो उस पर भी सभी की निगाह रहेगी। चलते चलते एक सवाल मैं चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में आप जवाब दें। जेपी नड्डा अब मंत्री हो गए हैं, नए बीजेपी अध्यक्ष की उम्मीद की जानी चाहिए? ये बिल्कुल, चूंकि उनका कार्यकाल भी खत्म हुआ था और बढ़ाया गया था चुनावों तक, तो कार्यकाल भी जून में खत्म हो रहा है। कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के संपन्न होने तक वो अध्यक्ष रहेंगे। अब तो मंत्री भी बना दिए गए हैं, कार्यकाल भी खत्म होने जा रहा है, तो नया अध्यक्ष बीजेपी में जो गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं उनमें से कोई नया अध्यक्ष बनेगा, ये बिल्कुल तय है। पहले हो सकता है वो कार्यकारी ही अध्यक्ष है, पूर्णकालिक अध्यक्ष में जब संगठन के चुनाव हो जाएंगे राज्यों में, तब हम अगले साल देखेंगे कि पूर्ण अध्यक्ष भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शैलेंद्र मिश्रा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि एक्शन में मोदी सरकार लेकिन एजेंडा ढूंढता विपक्ष, आखिर क्यों? रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे एक्शन में सरकार और एजेंडा ढूंढता विपक्ष, आखिर क्यों है ये जो स्थिति, और इस पर बात करेंगे। तीसरी बार मोदी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी संभाली है, सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है और उसके सामने जो उसका लक्ष्य है वो भी स्पष्ट है। विकसित भारत के लक्ष्य के साथ काम में जुटे हैं मंत्री। सरकार के सामने लक्ष्य भी स्पष्ट, विकसित भारत के लक्ष्य के साथ काम में जुटे मंत्री। अब गठबंधन की, जिन्हें सिर्फ सियासत करना है, वे गठबंधन की मजबूरी बताते बताते मंत्रियों के विभागों को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। फेक एजेंडा चलाने वाली TMC के बंगाल में पोस्ट पोल वायलेंस का सिलसिला तेज हुआ है। मंत्रालय में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की मालदा में, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या राजनीतिक विद्वेष की जो दशा है वो उसको दर्शाती है। स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता अकलम शेख की हत्या का आरोप TMC के गुंडों पर लगा है। 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर तोड़फोड़ की गई या फिर वोटर्स को धमकाने की घटना हो, बंगाल फिर सुर्खियों में छाया हुआ है। लेकिन इंडिया गठबंधन में खामोशी है। चुनाव बाद हिंसा को लेकर कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। कांग्रेस शासित राज्य कर्नाटक में बीजेपी के 2 युवा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने निर्मम हत्या कर दी। भीड़ ने पीट दिया, पीट कर मार डाला। बेंगलुरु में PM मोदी के शपथ ग्रहण को सेलिब्रेट करने निकले लोगों पर भीड़ ने हमला बोल दिया। इस भीड़ ने 2 लोगों की हत्या कर दी।
पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 2 लोगों की हत्या कर दी भीड़ ने, क्योंकि वो पीएम मोदी का जो शपथ ग्रहण था उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी को अब शायद संविधान खतरे में नहीं दिखता। चुनाव के बाद गैर बीजेपी राज्यों में हिंसा की खबरें लोकतंत्र को शर्मसार कर रही हैं। लेकिन सियासत में टीएमसी नेता पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर जरूर पहुंच गए। एमएसपी को लेकर धरने पर बैठे किसानों से ममता बनर्जी से फोन पर बात कराई। तो किसानों से ममता बनर्जी ने फोन पर बात कर ली, लेकिन खनौरी बॉर्डर पहुंच गए। लेकिन जो तमाम राज्य में, अपने राज्य में हिंसा हो रही है, उस पर कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो कई सारे मुद्दे हैं। सवाल यह है कि जो लोग मजबूर हुए हैं, लोगों की जो दरअसल गारंटी कार्ड के बदले कई लोगों ने वोट दिया, तमाम सारे लोग मजबूर हुए, उन लोगों की चिंता कौन करेगा? सवाल यह है कि गारंटी कार्ड के बदले जिन लोगों ने इंडी गठबंधन को वोट किया, उनकी चिंता कौन करेगा? जिनके साथ धोखा हुआ है, उनकी चिंता कौन करेगा? इनकी चिंता खुद महिलाओं ने की है। किसी ने वोट के बदले 1 लाख रुपए देने का वादा किया, तो दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए महीना देने का वादा किया था। अब इनकी चिंता कौन करेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी के मंत्री आतिशी ने घर पर महिलाओं ने आज प्रदर्शन किया है और आम आदमी पार्टी सरकार से अपना वचन निभाने को कहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में महिलाएं वोट के बदले 8000 रुपए की पर्ची लेकर लाइन में खड़ी हैं, लेकिन इससे बेपरवाह नेता अपनी जीत के लिए एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। तो लोकतंत्र में नैतिकता एक बड़ा आदर्श माना जाता है। पॉकेट में संविधान रखने से आदर्श पूरा नहीं होता है। महानता इसमें है कि जनता से किया गया वादा पूरा हो। और लोकतंत्र के लिए वाकई खतरनाक पहलू है कि कुछ झूठ और थोड़े भ्रम के सहारे चुनाव जीतने की कोशिश की जाए। तो कई सारे मुद्दे हैं। जब हम कहते हैं एजेंडा ढूंढता विपक्ष, तो क्या कुछ कह रहे हैं नए मंत्रिमंडल में विभागों के फेरबदल को लेकर तेजस्वी यादव? आइए आपको सुनाते हैं। जिस हिसाब से विभागों का जो बंटवारा हुआ, हालांकि ये तो प्रधानमंत्री का है कि किसको क्या विभाग देते हैं। काम किसी भी विभाग में होना चाहिए, लेकिन जो बिहार की वजह से आप प्रधानमंत्री बने और मंत्रालय जब बिहार के लोगों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं से झुनझुना जो है थमाया गया। और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने राजद नेता तेजस्वी यादव के इस हमले का जवाब देते हुए क्या कुछ पलटवार किया, आइए आपको यह भी दिखाते हैं। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि कोई मंत्रालय की वजह से नहीं, उसको संभाल कौन रहा है, वो मंत्री कौन है, कैसा है, उनका सोच, उनकी विजन। कोई सरकार भी चलती है, कोई देश भी चलता है, तो नेतृत्वकर्ता की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। जो लोग ये बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं अपने दिल को तसल्ली देने की सोच रखते हैं। ऐसे में एनडीए गठबंधन के तमाम सहयोगियों को जो भी जिम्मेदारी दी गई है, मुझे लगता है उसको पूरी ईमानदारी से निभाकर अपने विभाग की उपलब्धियां जब जनता के सामने हम लोगों के द्वारा रखी जाएंगी, तो जो इस उम्मीद के साथ तंज कसने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने आप जवाब मिलेगा। और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी के घर पर आज मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जिनको ये कहा गया था कि इस चुनाव के बाद उनको 1000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने आज प्रदर्शन किया है और पूछा है कि आखिर कहाँ हैं उनके 1000 रुपए। क्या कुछ कहती है महिलाएं, आइए आपको सुनाते हैं। जो केजरीवाल जी ने जो वादा किया था इलेक्शन से पहले, कहा था कि हर बहन को 1-1000 रुपए दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। उसी के उस पर प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरों को तो एक बोतल के साथ एक शराब की बोतल दी जा रही है और हमें 1000 रुपए क्यों नहीं दी जा रही? इन्होंने कहा था कि अकाउंट
में हम भेजेंगे पैसे, अभी तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आए, तो हम आज पूछने आए हैं कि हमारे को पैसे कब मिलेंगे। दिल्ली महिला मंच की महिलाएं हैं हम, और हमसे केजरीवाल ने वादा किया था कि हम 1000 रुपए आपको देंगे, और सबसे फार्म भरवाए थे वोट देने के लिए और हम आपको 1000 रुपया देंगे। और किसी के खाते में कोई पैसा नहीं आया। हम लोगों से वादा किया था कि आप हमें वोट देना, हम आपको 1000 रुपए देंगे, और हमें फॉर्म भरवाया था हमसे 1000 रुपए का, अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये झूठा है, धोखेबाज है, चोर है। क्या हम लोगों के फॉर्म भरे गए थे? केजरीवाल जी ने बोला था कि हर 18 साल के बाद एक महिला को, बहन बेटियों को 1000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि हमारे अकाउंट में अभी तक नहीं आए हैं। ये हमेशा झूठ बोलते हैं कि 200 यूनिट फ्री है, कोई 200 यूनिट फ्री नहीं है, और बसें कहते हैं फ्री है, लेकिन बस वाले लेडीजों को देखकर बसें रोकते ही नहीं है। अब आप किसी भी महिला से पूछ लो, ये सबके साथ वादा कर रखा है कि हम 1000 रुपए देंगे। अब पूछो किस किस को मिले? किसी बहन का 1000 रुपए मिले? अच्छा पानी मिल रहा है, आपको बिजली का भी हाल पता है, नल खोलो गंदा पानी। अब केजरीवाल जी ने हम लोगों से एक फॉर्म भरवाया था, सर्वे किया था, हम लोगों से वादा किया था कि वो हम महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए देंगे। अब वो कहाँ हैं? हम यही पूछने आए हैं उनसे। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सौरभ सिकदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राजीव तिवारी, जो कि तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, वो जुड़े हुए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है। और विनोद मिश्रा हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और विनोद जी, आपके साथ अगर हम इसको शुरू करना चाहें या समझना चाहें कि आखिर किस तरह की ये सियासत है, जहां पर एक तरफ तो पहुंच जाते हैं खनौरी बॉर्डर पर जो किसान धरना दे रहे हैं उनसे बात करने के लिए, और ममता बनर्जी की बात भी कराई जाती है, लेकिन अपने राज्य में पोस्ट पोल वायलेंस हो रहा है, उस पर चुप्पी है। निखिल, मैं आपके रिपोर्ट से ही आता हूं। जब अपनी रिपोर्ट में आप बता रहे थे, आज देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो सदस्य हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सारे नेता, कम से कम मंत्री अपने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। सुबह से हमने देखा है, वो सारे विजुअल भी हम अपनी रिपोर्ट में चला रहे थे। तो ये बात कहते हुए जब आप देखते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अक्सर कहते हैं कि वो अपने 5 साल में 4.5 साल सिर्फ काम करते हैं, और बाकी के 6 महीने जो है उसमें वो राजनीति करते हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं, वो सालों भर लगता है सिर्फ राजनीति करते हैं, काम के बदले में सिर्फ वो टिप्पणी और टीका टिप्पणी करते हैं कि वो मंत्री विभाग को दिया गया, उस मंत्री को दिया गया, उसको झुंझुना पकड़ा दिया गया। तो मतलब वो एजेंडा ढूंढ रहे हैं, और आज भी एजेंडा ढूंढ रहे हैं। इसी एजेंडा ढूंढने की कोशिश में टीएमसी आप पंजाब के बॉर्डर पे पहुंच के, खनौरी बॉर्डर पे पहुंच के, वहाँ जो महीनों से किसान नेता, किसान के कुछ लोग जो एमएसपी को लेके धरना पे बैठे हुए हैं, उनसे मिलने पहुंच गए। वो कड़कती धूप में, इस गर्मी में, और ममता बनर्जी को वहाँ से बात करवा रही थे। चाहे उसमें सागरिका घोष भी थी, डेरेक ओब्राय भी थे, और सारे टॉप जो सांसद अभी जीत के आए हैं बंगाल से, वो सारे लोग पंजाब के उस बॉर्डर पे पहुंच गए। लेकिन काश इन सांसदों में कोई एक सांसद 24 परगना गया होता, मालदा गया होता, उन सारे इलाकों में गया होता जहां जो बीजेपी के कार्यकर्ता हों या कांग्रेस के या सीपीएम के कार्यकर्ता हों, बुरी तरह से टीएमसी का जो वहां पे पोस्ट पोल वायलेंस का आतंक चला है, कई लोग घर और शहर छोड़ रहे हैं। ये कैसी राजनीति है जिसमें आप लोकतंत्र खतरे में कह रहे हैं, संविधान खतरे की बात कहते हैं, और पोस्ट पोल वायलेंस के बाद एक एक वोटर से बदला लेने के लिए वहाँ वो गुंडे और मवाली जो है लोगों को घर जाके धमका रहे हैं, और राज्य सरकार की वहाँ पे पुलिस निकम्मी बनी हुई है। आपने सारे विजुअल देखा है जो वहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट भेजा है बंगाल से हमारे रिपोर्टर ने। आप ये देखिए कि कितना मुश्किल वो क्षण है, कितना मुश्किल घड़ी है कि इस लोकतंत्र में कोई आदमी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है तो उसके बदले में उसको सजा मिल रही है। बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने एमसीसी के बाद भी वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो भी है, केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्सेज वहाँ पे तैनाती कर रखी है, लेकिन बंगाल की पुलिस जो है, बंगाल के एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ कोई तैनाती नहीं कर रही। इसलिए शुभेंदु अधिकारी आज हाईकोर्ट पहुंचे हैं। ये सब जब देखते हैं आप, तो इस देश में जो नैरेटिव होता है लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, और उसके बाद जब उनकी बात आप देखते हैं जमीन पे, तो आपको लगता है कि कुछ लोग सिर्फ सियासत के लिए, सिर्फ एजेंडा के लिए काम करते हैं। लेकिन ये मोदी सरकार है जिसका काम आदर्श है
आपने काम के साथ में, शपथ ग्रहण के साथ में पहली मीटिंग देखा, पहला फाइल देखा, तो गरीब कल्याण के लिए काम करते हुए आगे बढ़ता है। यही इस देश ने तीसरी बार मोदी सरकार को वापस लाया है। ठीक है विनोद जी, हमारे साथ प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता कोलकाता से जुड़े हुए हैं। प्रसेनजीत, सबसे पहले आपसे अपडेट जानना चाहेंगे, किस तरह से ये जो हिंसा है इसको लेकर के क्या जानकारी देंगे और किस तरह से एक्शन में है वहां की सरकार या पुलिस जो है वो क्या कार्रवाई कर रही है? नहीं, देखिए निखिल, सबसे पहले तो ये बता दूं कि हर एक जिला में अगर आप जाए तो किसी ना किसी धर्मशाला पे, किसी ना किसी जगह पर गांव के लोग आके किसी तरह से अपना जान बचाने के लिए शेल्टर लिए हैं। ये सच्चाई है। ये 2021 के बाद भी हमने देखे थे, खतरनाक तरीके से देखे थे, महिलाओं की स्थिति तब देखे थे, और इस बार भी हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है हर जगह पे। ये सिर्फ भाजपा की बात नहीं है, इसमें कांग्रेस के लोग भी है, वाम मोर्चे के लोग भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तृणमूल कांग्रेस की एक खेमे की तरफ से दूसरे खेमे के ऊपर जो आक्रमण है वो भी है। ये भी पोस्ट पोल वायलेंस की एक तरीका है, तृणमूल की आपस की लड़ाई, इससे भी लोग मर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रक्तपात है, लोगों की जान भी जा रहा है। ये हम पिछले 4-5 दिनों से देख रहे हैं। और अब पुलिस और सरकार की बात बता रहे थे, मुझे 4 तारीख शाम से और आज तक थोड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है कि बंगाल में कानूनन कोई पुलिस फोर्स है कि नहीं, क्योंकि किसी भी जगह पे किसी भी घटना के ऊपर पुलिस का कोई भी कार्रवाई हमको देखने को नहीं मिल रहा है। जो अपने अपने पार्टी की दफ्तर में पहुंच के अपना जान बचाने की कोशिश में है, उनका पार्टी का जो नेता है या बाकी लोग है, ये कुछ सामान भेजने की कोशिश में है, जान बचाने की कोशिश में, चाहे वो भाजपा की हो, चाहे वो वाम मोर्चे की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो। लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी कार्रवाई अभी तक 4 तारीख शाम से आज तक हमको अच्छा, आपने प्रसेनजीत आपने बताया कि टीएमसी वर्सेस टीएमसी भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? 2 गुट आपस में लड़ने की वजह क्या है और क्या पुलिस उसमें भी एक्शन नहीं ले रही है? नहीं, इसमें कहानी कुछ इस तरह की है कि मान लीजिए वहां का जो सांसद है वो कालीघाट की है कि कैमक स्ट्रीट की है। ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि कालीघाट है ममता बनर्जी जहां से ऑपरेट करती है, और कैमक स्ट्रीट है जहां से अभिषेक बनर्जी ऑपरेट करते हैं। तो मतलब वहां का जो सांसद है वो कालीघाट की सांसद है या कैमक स्ट्रीट की सांसद है, इसके हिसाब से तृणमूल कांग्रेस की कालीघाट की खेमे या तृणमूल कांग्रेस की कैमक स्ट्रीट की खेमे, इन दोनों के बीच में जो आपस की लड़ाई है ये भी पोस्ट पोल वायलेंस की एक हिस्सा है। और पुलिस ये सोच में है कि सरकार कौन चला रहा है, ममता बनर्जी चला रही है या अभिषेक बनर्जी चला रहा है। जब तक ये क्लैरिटी पुलिस के पास नहीं है तो पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई करना मुश्किल है। निखिल जी, आपने सीधे आरोप लगाए हैं। राजीव जी के पास जाएंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, टीएमसी के नेता हैं। राजीव जी, बात तो ये निश्चित तौर पर कही जा सकती है, तमाम टीका टिप्पणी लोकतंत्र में की भी जा रही है। आपने अभी तेजस्वी यादव को भी सुना होगा अगर आप थोड़ी देर पहले जुड़े होंगे। लेकिन जो पोस्ट पोल वायलेंस पश्चिम बंगाल पर हो रहा है, सिर्फ सरकार के ऊपर प्रश्न नहीं उठ रहे हैं, ये बल्कि ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने वोट दिया आखिर उनकी गलती क्या है? उनके साथ में अगर ये घटना हो रही है तो क्यों सरकार उस पर मौन है? निखिल जी, कहीं भी कुछ नहीं है। यहाँ पर जो लोग हवाई जहाज में बैठ करके, हेलीकॉप्टर में बैठ करके जो लोग आपके पास बात कर रहे हैं, ये सब गलत है। जमीन से जुड़ेंगे तभी जाकर के मालूम चलेगा। और यहाँ पर ममता बनर्जी जो है जमीन से जुड़ी हुई है, अभिषेक बनर्जी जो है जमीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ की जनता जो है अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को मानती है। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी में विश्वास करते हैं। आप इलेक्शन में जो है आपने देखा कि अब की बार 400 पार, अब दीदी उखड़ जाएगी। यहाँ से हम लोग 40 सीट ले जाएंगे, 38 सीट ले जाएंगे। दिल्ली से आए, मेढक की तरह टटराए और फिर चले गए। दीदी का क्या हुआ? दीदी 29 सीट लेकर के पश्चिम बंगाल में बहुमत प्राप्त की। यहाँ का जनता का विश्वास था। यहाँ का जनता जो है
ममता बनर्जी विश्वास करती है और ममता नहीं, इस पर कोई प्रश्न नहीं है कि कौन किस पर विश्वास करता है राजीव जी। ठीक है, लोकतंत्र में जनता किसी के ऊपर भी विश्वास करती है, लेकिन जनता सर्वोपरि होनी चाहिए। अगर वो वोट करने जा रहे हैं ऑपोजिशन के लोगों को, 8 सीटें बीजेपी ने भी जीती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी को 0 वोट मिले हैं, या जो कांग्रेस है, सीपीएम है, दूसरी पार्टियां हैं, अगर उनको कोई जाएगा वोट करने के लिए तो मारपीट की जाएगी उनका। और कहीं नहीं हुआ, मारपीट कहीं नहीं हुआ निखिल जी, मारपीट कहीं नहीं हुआ, ये सब हवा में बात हो रहा है। ये आप लोग देख रहे हैं, जब मिलिट्री दे करके, अर्धसैनिक बल को दे करके जब यहाँ पर चुनाव हुआ, उसके बाद भी इन लोगों को विश्वास नहीं है। कितना शांतिपूर्वक चुनाव हुआ, जो बीजेपी के आपके कैंडिडेट थे, ठीक है, मैं इसका जवाब सौरभ सिकदर जी से ले लेता हूँ। ठीक है, सौरभ सिकदर जी से ले लेता हूँ। सौरभ सिकदर जी, आपने सुना, ग्राउंड सिचुएशन भी बताई गई और राजीव जी को भी सुना आपने। वो कह रहे हैं कि कोई जो मारपीट जैसी स्थिति, रक्तपात जैसी स्थिति और हत्या जैसी स्थिति है नहीं वहां पर। ये मैंने टीएमसी का जो प्रवक्ता है उनको मैं सुन रहा था अभी तक। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप कौन सी चश्मा लगा के रहते हैं या कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये कलकत्ता शहर में, आप गांव की बात छोड़ दीजिए, वोट के जो अगले दिन था, वहां पे जितने बड़े हाई राइज बिल्डिंग था, वहां पे पूरा बाइक और पूरा डीजे बजा के वहां के अंदर एक तरफ से धमकी दिया गया, जिसके लिए ममता बनर्जी को बोलना पड़ा, और वो मीटिंग में वो बोलना पड़ा कि जो सांसद है वो खुद वहां पे जाके उसके जो वासिंदा है उनसे माफी मांग के आए। दूसरी बात है, कलकत्ता शहर में, दक्षिण कलकत्ता में, जादवपुर में, कस्बा में, उल्टाडांगा में, जो कलकत्ता का मेन सेंटर से 5 से 7 किलोमीटर दूर है, यहाँ पे ना जाने कितने कार्यकर्ता को घर तोड़ा गया, ऑफिस तोड़ा गया। पुलिस कोई केस लेने से भी इनकार करते हैं। जब एफआईआर करने जाते हैं तो पुलिस एफआईआर भी नहीं करने देते कि ये हिंसा के बाद नथिबद्ध ना हो जाए। तो लोकतंत्र में हमें 12 सीट मिला है, उनको 29 सीट मिला है। हम तो नहीं बोल रहे हैं कि जनादेश का हम विरोध कर रहे हैं। इसके पहले हमको 18 सीट मिला था जी, तो हमें 12 सीट मिला था। तो अभी क्या है, तो इसके बावजूद पूरा देश में अगर देखा जाए, हम 245 सीट मिला है, और ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहां पे पूरे के पूरा सीट हमको मिला। मध्य प्रदेश में मिला है, उड़ीसा में मिला है, गुजरात में मिला है, ऐसे कई सारे स्टेटों में मिला है। बिहार में भी इतना अच्छा फल हुआ है, वहां पे तो किसी विरोधी के ऊपर अटैक नहीं हुआ है। तो वहां पे तो कभी हम नहीं बोले कि आप हमें कैसे विरोधी ने दूसरे को वोट दे दिया, एकदम शांतिपूर्ण रहा है। बंगाल में क्या है, जो प्रसन्नजीत जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि एक खेमे दूसरे खेमे के ऊपर अटैक कर रहा है, इसका कंट्रोल गुंडाओं के ऊपर से चला गया। ये गुंडाओं को वोट के लिए उतार तो दिए रास्ते में, लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, वोटर वोटिंग सेंटर तक ना जाए इसके लिए। अब इसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और पुलिस प्रशासन जो है वो तो टीएमसी कैडर के जैसा काम कर रहा है। इसीलिए बंगाल का परिस्थिति बहुत ही चिंताजनक है। सेंट्रल फोर्स अभी भी यहाँ है तो ये स्थिति है, जब सेंट्रल फोर्स चला जाएगा तब क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। जी 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 जी, विनोद मिश्रा जी, आपसे एक हाँ बोलिए राजीव जी। बोलना चाह रहे हैं सौरभ जी से कि जब बंगाल का स्थिति इतना खराब है, एक प्रधानमंत्री ममता बनर्जी को हराने के लिए 22 बार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, एक गृह मंत्री जो 18 बार दौरा कर रहे हैं, एक बीजेपी के अध्यक्ष जो है 25 बार दौरा कर रहे हैं, एक देश के रक्षा मंत्री 18 बार दौरा कर रहे हैं, 5-5 राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए दौरा कर रहे हैं। तो यहाँ की स्थिति खराब है। आप पूरी बात को समझे नहीं राजीव जी। मैं वो कहा क्या जा रहा है, आपने कहा कि 22 बार दौरा किया, 22 नहीं 220 बार दौरा करें। आप समझिए बात को, मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती है। सुनिए, गुजरात में 26 में 25 सीटें जीती हैं, तमाम जगह पे क्लीन स्वीप किया है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जिन लोगों ने दूसरों को वोट दिया है आप उनके खिलाफ मारपीट करेंगे, रक्तपात करेंगे, उनकी हत्याएं होंगी। अरे ये तो चुनाव है। ये सुनिए राजीव जी ना, आप बात को समझ नहीं रहे, या समझ रहे हैं या जानबूझकर उसको समझना नहीं चाहते। कोई भी 100 बार दौरे करे, 200 बार दौरे करे, पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा है।
तो इससे क्या, इस बात पर क्या चुनौती? इस बात पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही है कि कौन कितनी सीट जीता है, 12 वो जीते, 29 वो जीते, इसकी बात ही नहीं हो रही है। बात इस बात की हो रही है कि जिन लोगों ने वोट दिया, जिन लोगों ने ममता बनर्जी के खिलाफ वोट दिया, आप उनको सड़कों पर दौड़ाकर पीटेंगे? ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है। नहीं नहीं नहीं, अगर ऐसा है तो इसकी कम से कम मजम्मत तो कीजिए। अगर आप इसके साथ नहीं खड़े हैं तो कम से कम इसकी मजम्मत कीजिए। मैं अभी विनोद मिश्रा के पास जाऊंगा। नहीं, आपको सुन चुका, राजीव जी आपको सुन चुका, राजीव जी आपको सुन चुका, फिर आऊंगा आपके पास। एक सेकंड हम बताना चाहते हैं कि इलेक्शन के पहले संदेश खाली लेकर के कितना ठीक है, संदेश खाली भी खत्म नहीं हो गया है। इलेक्शन जीत लेने का मतलब ये नहीं होता। राजीव जी सुनिए, इलेक्शन मैं आपसे 1 to 1 डिबेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे 1 to 1 डिबेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इलेक्शन जीत लेने का मतलब ये नहीं है कि वो जो हिंसा हुई थी उस पर पानी फिर गया। वो है, वो इंटैक्ट है और उस पर कार्रवाई हो रही है, और हिंसा है तो गलत है, चाहे पहले हुई थी, चाहे संदेश खाली में हुई, चाहे मालदा में हुई, चाहे जहां हुई। एक बात। दूसरी बात, मैं विनोद मिश्रा के पास आ रहा हूं। विनोद जी, आप सुन रहे हैं कि किस तरह के तर्क इसके विरोध में दिए जा रहे हैं। उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं कि उसके साथ साथ वहां की हिंसा दिखाई नहीं पड़ रही है, और खनौरी बॉर्डर में पहुंच जाते हैं किसानों से बातचीत करने के लिए। एजेंडा ढूंढ रहे हैं क्या? तिवारी जी को मैं थोड़ा सा बड़ी देर से मैं सुन रहा था। तिवारी जी, आप जरा ध्यान से हमारे भी बात, हम लोगों की बात सुन लीजिएगा, तो बड़ी एक मेहरबानी होगी। हाँ, बोलिए। प्रधानमंत्री जब यहाँ ओथ ले रहे थे, शपथ ग्रहण हो रहा था, तब आपकी ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी सारे सीएम हाउस के लाइट ऑफ करके बैठी थी, वो शोक बना रही थी, बंगाल में शोक, और प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ दिल्ली में शपथ ग्रहण ले रहे थे। ये राजनीति है आपकी, और इस राजनीति से आप बंगाल को आप पहले आप सुन लीजिए। आपसे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, आपसे मैं डिबेट नहीं कर रहा हूं, आपका मैंने सुना। आपसे डिबेट करने के लिए बीजेपी के बहुत ही काबिल और बहुत ही, मैं कह रहा हूं कि बहुत ही इस तरीके से ठीक बात है। वो केवल सिर्फ ये बता रहे हैं कि लोकतंत्र का क्या उदाहरण आपने दिया है, बीजेपी क्या ममता बनर्जी ने दिया, वो सिर्फ बता रहे हैं, उसको सुनिए। आपका जवाब बीजेपी प्रवक्ता देंगे, और बहुत काबिल प्रवक्ता है, वो अपना जवाब आपको खुद दे देंगे। मेरा सिर्फ ये कहना था कि आप अपना शोक मना रहे थे, तो क्या आपको लग रहा था कि देश भी आपके ममता बनर्जी के साथ शोक मनाने लगे? देश ऐसे नहीं चलता। आप जो टोकेनिज्म की पॉलिटिक्स करते हैं, किसान बैठा हुआ है पंजाब बॉर्डर पे, ये भगवंत मान की चिंता है, आपके इंडिया गठबंधन के वो हैं, और चिंता करने आपके 9 सांसद वहां कल पहुंच गए। ममता बनर्जी को फोन कर रही है, क्या वहां पे पंजाब का सीएम नहीं रह गया? क्या आम आदमी पार्टी की वहां सरकार नहीं है? आप एजेंडा सिर्फ ढूंढते हैं। आप पार्लियामेंट में कांग्रेस से ज्यादा एक्टिव रहने के लिए ये सारे एजेंडा ढूंढ रहे हैं, जमीन पे सर्च कर रहे हैं। आप उस जगह नहीं जा पा रहे हैं जहां टीएमसी कार्यकर्ता के गुंडों की उस बालादस्ती से सारे लोग त्राही कर रहे हैं। वो आपके वोटर हैं, कभी आपके ही वोटर थे जो आप बीजेपी के वोटर हो गए हैं। और वोटर जो कभी होता है, जब आप इतनी रैलियों की बात कर रहे थे, एक प्राइम मिनिस्टर का हक होता है देश के किसी कोने में जाए, अपनी बात कहे, अपनी उपलब्धियों को सामने में रखे। बंगाल की मर्जी है, उसने उस बात की सुनी और ना सुनी। ये आप सवाल उठा रहे हैं, इसलिए सवाल उठा रहे हैं कि आपको प्राइम मिनिस्टर मोदी का तीसरी बार सरकार में आना पच नहीं रहा, और उसकी सजा आप वहां के उस भोले भाले इंसान को दे रहे हैं, वोटर्स को दे रहे हैं, मतदाताओं को दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। ये आपके पूरे बंगाल की ये सरकार का, ये एक तरह से आप ये देखिए, ये डिक्टेटरशिप है, जबकि आप दूसरे तरफ प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें देखने की जरूरत है। पूरा सोशल मीडिया का आप लोगों ने जो नैरेटिव चलाया था, यही बात हम लोग तो पूछ रहे हैं। वो संविधान लेके हर बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी दिखाते हुए, पॉकेट से निकालते हुए थे कि संविधान की रक्षा करनी है। तो ये संविधान की रक्षा करते करते आज अगर कर्नाटक में, बेंगलुरु में पीएम मोदी के इस ओथ के साथ में वहां जो सेलिब्रेट करते हुए लोगों को, 2 लोगों को चाकू गोद के मार दिया गया, कहां राहुल गांधी की एक प्रतिक्रिया आई है? कहां राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आ रही है? जिस तरह से बंगाल में एक टेरर आपने क्रिएट किया हुआ है। ये संविधान सिर्फ पॉकेट में लेने से संविधान का कोई डेमोक्रेट नहीं हो जाता। ये चीजें देश देख रहा है और आने वाले समय में इसका जवाब भी देगा। ठीक है, सौरभ जी किस तरह से टैकल करेंगे, क्योंकि स्थिति अभूतपूर्व है। आपके तमाम जो वोटर्स हैं, कहा जाए आपके जो तमाम कार्यकर्ता हैं, उनके ऊपर खतरा है। किस तरह से, जरूर आप कोर्ट गए हैं, लेकिन कैसे इस चीज को टैकल करेंगे और कैसे इस बात को जनता के बीच लेकर जाएंगे? देखिए, आप लोगों को याद होगा
2021 विधानसभा चुनाव के बाद भी कैसे पोस्टपोल वायलेंस हुआ था, कैसे कैसे अत्याचार हुआ था, कैसे कैसे लोगों के ऊपर पीड़न किया गया था। तो हम कार्यकर्ता के पास में थे, आज भी है, और इन्हीं लोगों को लेके इसका सामना तो हम खुद कर ही लेंगे। बाकी जहां तक रहा कोर्ट में हम क्यों गए, कोर्ट में इसलिए गए कि यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो पुलिस है, ये निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है। तो ये पुलिस अपना ड्यूटी करे, क्योंकि पुलिस तो सरकार का होता है, किसी पार्टी का तो नहीं होता है। तो पुलिस अपना ड्यूटी करे, और अगर पुलिस नहीं करे ड्यूटी तो पिछले बार भी जैसे सीबीआई जांच हुआ था और जैसे ही सीबीआई के टीम आके ये गुंडों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया था तो सब घर में घुस गए। जी तो ये गुंडे जो है, गुंडे किसी का नहीं होता है। जब आप गुंडों को जो अपना औकात जब दिखाया दिया जाता है तो गुंडे अपने बिल में छुप जाते हैं। ठीक है। और जहां तक अभी राजीव जी बोल रहे थे, मेरे बड़े भाई, के संदेश खाली, लेकिन आपके राजीव जी जो बड़े भाई थे सौरभ जी, वो अभी विजुअल्स हम दिखा रहे थे जिसकी वो बात कर रहे थे, हमने तस्वीरें दिखाई है कि किस तरह से लोग, भीड़ जो है वो दौड़ा कर लोगों को पीट रही है। वो मैदान छोड़ के चले गए हैं। अब उनका विजुअल जो है हमको बताया गया कि वो मैं उनको पूछना चाह रहा था कि वो कलकत्ता में किस एरिया में रहते हैं, तो मैं फिर उसको डिटेल्स एड्रेस बता देता कि कहां कहां हमारे कार्यकर्ता के ऊपर अटैक हुआ है और वो कार्यकर्ता अभी कौन सी शेल्टर में जाके रुका हुआ है। मैं इसीलिए उनसे ये प्रश्न करना चाह रहा था। और जिस संदेश खाली को लेके टीएमसी ने इतना प्रोपोगंडा बनाया ना, ये हम भले वसीरहाट लोकसभा हारे हैं, लेकिन वो संदेश खाली विधानसभा में माँ बहनों ने उसका जवाब दे दिया है। तो ये जब नीचे का जन समर्थन टीएमसी का जब चला जाता है तो तभी ये गुंडागर्दी और मारपीट में उतार आता है। लेकिन ऐसे करके इतिहास गवाह है, कोई शासक अपना शासन ज्यादा देर नहीं। ठीक है, ठीक है। मैं प्रसेनजीत आपसे चलते चलते बस मैं चाहूंगा कि बहुत संक्षेप में हमें जानकारी दें कि किस तरह से ये जो पूरा स्थिति है इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्योंकि इस तरह से तो खुला छोड़ नहीं दिया जा सकता कि एक वर्ग जो है वो दूसरे को पकड़कर पीट रहा है सड़कों पर। देखिए निखिल, मुश्किल इस बात की है कि 2021 में भी हम लोग देखे थे और 2024 में भी देख रहा हूं कि ममता बनर्जी डिनायल मूड में है, कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं है, जो खतरनाक है। और विनोद जैसे कह रहे थे कि ये एक टाइप का ऑटोक्रेसी इसी को कहते हैं कि हम डिनायल मूड में चले जाए, कुछ भी ना माने। और उसमें आज ही सुबह, मुझे पता नहीं राजीव जी है कि नहीं, आप कह रहे थे कि नहीं है। जी वो छोड़कर चले गए। उनको पता नहीं कि आज सुबह कोच बिहार की दीनहाटा में उन्हीं की तृणमूल कांग्रेस की एक समर्थक को गोली मारा गया, उन्हीं की दूसरे खेमे की लोगों से। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे कायम है 4 तारीख रात से, और अब तक हमें पता नहीं कितना दिन तक ये चलेगा, लेकिन पुलिस का कार्रवाई होनी चाहिए निखिल जी। निश्चित तौर पर पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल राजीव जी जो हमारा साथ छोड़कर मैं कहूंगा पलायन कर गए, उनको भी धन्यवाद कि जितनी देर वो जुड़े। उसके साथ ही साथ सौरभ जी आपका शुक्रिया, विनोद जी आपका शुक्रिया, और हमारे साथ प्रसेनजीत जुड़े थे, आपका भी शुक्रिया। और अब बात करेंगे ओडिशा की, जहां पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा सवाल सबके सामने आ रहा है। जेहन में कौतूहल है लोगों को कि आखिर पहली बार जब ओडिशा में सत्ता की बागडोर संभालने जा रही बीजेपी, तो वहां पर कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा सवाल आ रहा है। पहली बार बीजेपी ओडिशा में सत्ता की बागडोर संभालने जा रही है। ओडिशा विधानसभा में 147 में से 78 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। आज होगी विधायक दल की बैठक। ओडिशा में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है। आज मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा। तो आज मुख्यमंत्री तय हो जाएगा ओडिशा में। ओडिशा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम मोदी शिरकत कर सकते हैं। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी कल वहां शिरकत कर सकते हैं शपथ ग्रहण समारोह में। पीएम के अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। ओडिशा में बीजेपी की इस जीत से लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं, बहुत सारी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं इस जीत से। खुद 24 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक को उनकी एक सीट से चुनाव हरा दिया बीजेपी के एक प्रत्याशी ने। बीजेपी ने यह चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा था और भारी कामयाबी पाई है।
तो पहली बार बीजेपी ओडिशा में सत्ता की बागडोर संभाल रही है। मुख्यमंत्री के बारे में एक जो कौतूहल है लोगों के मन में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हमारे साथ ओपी यादव हमारे संवाददाता भुवनेश्वर से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ चल रहा है। ओपी, क्या जानकारी देंगे आप हमको, किस तरह से कब तक नए मुख्यमंत्री का चुनाव हो सकता है? उड़ीसा में नई सरकार के गठन को लेकर काया तेज हो गई है। आज केंद्रीय मंत्रियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, जुएल ओराम और धर्मेंद्र प्रधान यहां 1 बजे भुवनेश्वर पहुंच चुके थे। उसके बाद वो लगातार जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और प्रभारी है विजयपाल सिंह तोमर, उनके साथ उन्होंने मैराथन बैठक की और उसके बाद जो भी प्रत्याशी होगा विधायकों में से चयनित, उसके बारे में चर्चा की। और अभी 4:30 बजे, थोड़ी देर बाद, यहाँ बीजेपी मुख्यालय तो कनेक्शन थोड़ा सा वीक हो गया है। ओपी यादव से हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो बता रहे हैं कि 4:30 बजे वहां पर एक मीटिंग है। ओपी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? कनेक्शन इज रिस्टोर्ड? दल के पीछे 25 साल से यहाँ बीजू जनता दल की सरकार थी, तो निश्चित तौर पर जो चीजें अधूरी रह गई थी, संस्थागत विकास हो या बुनियादी विकास या आमजन को सुविधाएं देने के जो वादे थे वो नहीं हुए पूरे। उनको लेकर बीजेपी लगातार प्रचार में धुआंधार नहीं केवल प्रचार किया बल्कि बीजू जनता दल के खिलाफ आक्रामक भी रही। और इस वादों को पूरा करना इनकी न केवल चुनौती है बल्कि जिम्मेदारी भी। और यही वजह की यहाँ जो विधायक दल की बैठक है उसमें ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कोशिश की जाएगी जो सबको साथ लेकर चले, संस्थागत और बुनियादी विकास के साथ केंद्र और राज्य की जो डबल इंजन की सरकार है उसके विकास की योजनाओं को धरातल पर लागू करे, ताकि जो वादे पूरे किए थे वो न केवल पूरे हो बल्कि जो उड़ीसा का सम्मान और स्वाभिमान लौटे, या जो प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर जो धरती है इसको राष्ट्रीय स्तर पर उभार कर उड़ीसा को राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ एक उभरा हुआ प्रदेश लाने का काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो विकसित भारत का सपना है, विकसित उड़ीसा का सपना है, उसको लागू करना भी मुख्यमंत्री के लिए चुनौती होगी। यही वजह है कि यहाँ विधायक दल की जो बैठक चल रही है उसमें कई नाम उभर के आ रहे हैं, मीडिया में कई नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का नाम बीजेपी में हमेशा आश्चर्यजनक तरीके से नाम निकल के आता है जिसकी किसी को आशंका और संभावना भी नहीं होती है। तो लेकिन जो भी व्यक्ति आएगा बिल्कुल मजाया और अनुभवशील व्यक्ति होगा जो न केवल सबको साथ लेकर चलेगा बल्कि बीजेपी के साथ तालमेल करके जो अन्य सहयोगी दल हैं यहाँ पर चुनाव के बाद एक विकास की जो बयार है उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। जी निश्चित तौर पर, लेकिन सबके जहन में यही है कि आखिर जो विधायक है उनमें से कौन चुना जाएगा, क्या विधायकों में से ही एक मुख्यमंत्री बनेगा, क्या कुछ होगा? क्योंकि आपने बताया कि 5 लोग वहां पहुंचे हैं, राजनाथ सिंह, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव और साथ ही साथ जुएल ओराम और धर्मेंद्र प्रधान। तो किस तरह से इस पूरी सियासत को देखते हैं, क्योंकि क्या किसी तरह की उसमें ये भी कही जा रही है कि किसके साथ जितने लोग हैं या फिर जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसका नाम चुना जाएगा? जी, यहाँ पर लगातार जो मैराथन वोट की हो रही है, मीडिया में जो नाम चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा नाम है सुरेश पुजारी का, जो ब्रजनाथ नगर से विधायक है, 2 बार पहले विधायक रहे, अभी तीसरी बार जीत के आए, इससे पहले वो सांसद भी रहे। तो निश्चित तौर पर वो एक अनुभवशील व्यक्ति है, उनका नाम भी मीडिया में चल रहा है। दूसरा एक मोहन मांझी हैं जो सदर से विधायक है, 2 बार के विधायक वो भी रहे हैं, डिप्टी चीफ व्हिप भी रहे हैं पार्टी से और जनजातीय चेहरा है। इसके अलावा केपी सिंह देव का भी नाम है जो ढेंकनाल से विधायक है। इसके साथ ही साथ और भी अन्य हैं, उनमें जो कुचिंडा से विधायक है रविंद्र नायक, उनका नाम भी चल रहा है। इसके साथ ही साथ एक और व्यक्ति हैं जो चुनाव जीतकर दूसरी बार आए हैं और बाई इलेक्शन में भी जीते हैं, जो सूरज जान जिनका है, और वो विधानसभा में न केवल जीत के हैं बल्कि युवाओं का एक फैसला। तो इस तरह कई सारे व्यक्ति हैं जिनके नामों को लेकर कुछ चर्चा हो रही है, बल्कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाने के लिए एक सर्वसम्मति कैसे बने इसको लेकर अभी विधायक दल की बैठक में नाम चिन्हित किए जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम चर्चा में आ रहे हैं, लेकिन कौन नाम अंतिम मुहर लगेगी, सर्वसम्मति किसमें बनेगी और केंद्रीय और राज्य जो विधायक और सांसद है उनमें आपसी तालमेल करके काम चलाने वाला कौन व्यक्ति होगा, वही इस बैठक में तय हो जाएगा। अभी ये ज्यादा समय बचा नहीं है, 4:30 बजे बैठक होगी, तकरीबन 1 घंटे के बाद इसमें ये नाम निकल कर बाहर आ जाएगा कि कौन व्यक्ति है जिसको इसके लिए योग्य समझा जाएगा। हालांकि जो मैंने नाम जिक्र किए ये सब लोग अधिकांश दिल्ली जाकर हाईकमान से इनकी बैठक हुई है, उनको बुलाया भी गया था, उनके विचार भी जाने गए हैं, लेकिन कौन व्यक्ति आएगा, किसका नाम तय हुआ, ये बैठक के बाद सर्वसम्मति से, क्योंकि बीजेपी में एक लोकतांत्रिक तरीके से काम ज्यादा होते हैं और यही वजह कि जो भी नाम चुना जाएगा वो सर्वसम्मति से होगा, विधायक दल की बैठक में तय होगा, तो सबकी आम सहमति से इसका नाम तय किया जाएगा। लेकिन ये एक बात निश्चित तौर पर है कि बीजेपी का जो विकास है, बीजेपी का जो स्वाभिमान और सम्मान लौटाने की बात है, केंद्र और राज्य की योजनाओं को धरातल पर लागू करने का बात है, जातिगत और स्थानीय समीकरणों के साथ सामाजिक समीकरणों को साधने की जो बात है, इन सब को लेकर यहाँ कवायद होगी, उसी के आधार पर मुख्यमंत्री का जो नाम तय होगा वो तय किया जाएगा। जी 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 निश्चित तौर पर। तो जो
डबल इंजन की सरकार है वो एक बार फिर ओडिशा में देखने को मिलेगी। बीजेपी के पहली बार ओडिशा में सरकार बन रही है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए ओपी यादव। और बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ कि रद्द नहीं होगी नीट की परीक्षा और ना ही जो काउंसलिंग है उस पर रोक लगाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ तौर पर आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट का मेडिकल में दाखिले से जुड़ी नीट परीक्षा रद्द करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न मेडिकल संस्थानों में दाखिले को लेकर हो रही काउंसलिंग भी रद्द नहीं की जाएगी, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। यानी काउंसलिंग भी जारी रहेगी और नीट की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, जिसकी मांग थी। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट में गड़बड़ी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवेश परीक्षा कराने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को नोटिस भेजा है। याचिका में पेपर लीक होने और मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स दिए जाने का आरोप लगाया गया है। अब 8 जुलाई को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए हैं। विकास, क्या कुछ कहा अदालत ने, क्या कुछ मांग की गई थी, विस्तार से जानकारी दें। जी निखिल, 2 बातों पर तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे इनकार कर दिया। पहला, परीक्षा रद्द करके दोबारा कराया जाना और काउंसलिंग पर अंतरिम रोक लगा देना। इन दोनों मांगों को कोर्ट ने ठुकरा दिया। हालांकि कोर्ट ने एक टिप्पणी जरूर की कि एनटीए को एक जवाब के साथ सामने आना चाहिए, क्योंकि जो पूरी एक छवि है या जिसको कहते हैं एक ट्रस्ट है एनटीए और नीट परीक्षा की सिस्टम पर, उस पर अगर सवाल उठ रहे हैं तो एनटीए को जवाब देना होगा। इसीलिए एनटीए को नोटिस जरूर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि ना तो परीक्षा पर रोक लगेगी और ना काउंसलिंग पर। अब 8 जुलाई को सुनवाई होनी है निखिल इस मामले पर, और कई याचिकाएं हैं जिसमें तरह तरह की मांगे की गई हैं। यानी एक याचिका जिस पर आज सुनवाई हुई, उनमें से एक याचिका इस पूरी कथित गड़बड़ी से पहले ही दाखिल हो गई थी, जिसमें कहा गया था कि हर साल नीट में पेपर लीक होने का आरोप लगते हैं, जो मार्किंग की जाती है, मार्क्स दिए जाते हैं, उसकी सिस्टम पर हमेशा सवाल उठते हैं। तो इसको लेकर के एक याचिका पहले से दायर थी सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद आपने पाया कि जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के फिर एक विवाद खड़ा हो गया, जिस पर एनटीए ने हालांकि अपनी सफाई दी है कि ग्रेस मार्क्स के चलते इस तरह की बातें हैं जिन पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि 719 नंबर किसी स्टूडेंट को या 717 कैसे मिल सकते हैं जब माइनस मार्किंग का प्रोविजन है। तो इन सब बातों पर निखिल जो एनटीए अब तक मीडिया को बताती आ रही है, जो भी जानकारी देती आ रही है, वही हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी अपने हलफनामे में, अपने जवाब में एनटीए बताएगी कि आखिर किस वजह से इस तरह के नंबर्स लोगों को, स्टूडेंट्स को मिले हैं, और जो पूरी प्रक्रिया है उसमें गड़बड़ी की कोई आशंका नहीं है। क्योंकि नीट परीक्षा को लेकर निखिल हर साल हम देखते हैं कि अदालतों में मामला पहुंचता है, लेकिन ये जो मार्क्स को लेकर के एक विवाद पैदा हुआ है कि जब माइनस मार्किंग है तो किसी को 719, 717 या फिर जो 100% मार्क्स मिले हैं करीब करीब 60 बच्चों को, ये कैसे संभव है। ये इस तरह के विवाद पहली बार सामने आए हैं और इस पर एनटीए अपना जवाब देगा, अपनी सफाई सुप्रीम कोर्ट के। जी 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 हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से जुड़ने की, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में, जैसा कि हमारे संवाददाता विकास सारथी वो बता रहे थे कि आखिर ये जो पूरा मैटर है, ये ऐसा नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि नीट परीक्षा को लेकर के प्रश्न चिन्ह उठे हों। इस बार ज़रूर कुछ स्थितियां दूसरी रही हैं, लेकिन हर बार जो परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर के या जो तमाम दूसरी चीज़ें हैं उनको लेकर के अदालतों में याचिकाएं दाखिल होती रही हैं। और इस बार भी परीक्षा के शुरुआत होने से पहले ही इस तरह की एक याचिका पहले ही दाखिल की जा चुकी थी। इस बार का जो मेन जो थीम है, दरअसल जो गड़बड़ी की जो बात कही जा रही है, वो ग्रेस मार्क्स को देने की बात कही जा रही है। कुछ सेंटर्स पर जहां पर यह परीक्षा हुई थी, दरअसल वहां पर समय कुछ लेट से शुरू हुई परीक्षा, और उसके बाद उस समय की भरपाई के लिए कुछ सुपरिटेंडेंट्स की तरफ से या नीट की तरफ से उस पे कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्योंकि जो कैंडिडेट्स जो परीक्षा दे रहे थे उनको समय पूरा नहीं मिल पाया था। ऐसे में ये बात फिर जो दूसरे कैंडिडेट्स थे उनका जाहिर तौर पर नाराज होना और उस पर प्रश्न चिन्ह उठाना जाहिर है, तो वो मिला करके ये पूरी याचिका सामने आई है। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया है। उन्होंने कहा है कि नीट की परीक्षा जो कि 5 मई को हुई थी, वो दोबारा कराने की मांग थी, उस मांग को ठुकरा दिया अदालत ने। कहा नहीं, परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती। साथ ही साथ फिर यह मांग हुई कि अंतरिम तौर पर किसी तरह से रोक लगा दी जाए। जो काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग के जरिए जो प्रवेश दिया जा रहा है विद्यार्थियों को विभिन्न कॉलेजेस में देश भर के, उस पर रोक लगा दी जाए, काउंसलिंग पर रोक लगा दी जाए। लेकिन काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
जरूर प्रश्न चिन्ह उठाए हैं एनटीए के ऊपर और कहा है कि आप बताइए कि आपसे किस तरह से आपने परीक्षा पूरी कराई और आपके क्या कुछ तर्क है इसके पीछे। तो ये सारी बातें 8 जुलाई को एक बार फिर से सामने आएंगी। फिलहाल नीट को लेकर कोई परीक्षा दोबारा नहीं होगी और ना ही काउंसलिंग पर रोक होगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़े हुए थे, उनका बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप जुड़े और आपने इन तमाम विषयों पर हमारे साथ देखा कि किस तरह से तमाम एजेंडा जो थे, राजनीतिक एजेंडा हो या फिर सोशल इश्यूज हो, उन पर हमने बात की। तो इस वक्त में आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।